चलिए, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे क्या क्या? तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में। व्हाट इज ह्यूमन आई? ठीक है। ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना। देखिए, मैंने आई का एक डायग्राम जैसा दिखाया है यहाँ पे। इसमें आई के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। ये जो 10th क्लास में आप लोग डायग्राम बनाते हो, बस वही डायग्राम है। उसी डायग्राम को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आई में जो आगे छोटा सा होल होता है जहां से लाइट एंटर करती है, उसे अपन बोलते हैं प्यूपिल। आप सबके आंखों के बीच में आपने देखा होगा छोटी सी पोजीशन है, सब ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल के आसपास जो आपको कलर दिखता है वो होता है ड्यू टू आइरिस। जो आंखों का कलर होता है बेसिकली वो आइरिस का कलर होता है। और इन सब के आगे जो पोर्शन है दैट इज कॉर्निया। एक जो पतली सी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आंखों के आगे, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्रेक्शन तो कॉर्निया पे होता है। ठीक है। उसके बाद फिर पीछे जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो इमेजेस को एडजस्ट करती है ऑन दिस रेटिना। जब रेटिना इमेज रेटिना पर इमेज बनती है तो हम उसे देख पाते हैं। एक्चुअली रेटिना पे ना बहुत सारे सेल्स होते हैं जहां से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। जैसे अगर हम इसमें आगे देखें, रेटिना कंटेन्स लैक्स ऑफ कोन एंड रॉड सेल्स। रेटिना में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कोन सेल या रॉड सेल्स बोलते हैं, विच कैन डिटेक्ट कलर्स ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिस्पेक्टिवली। जो कोन सेल होते हैं वो कलर डिटेक्ट करते हैं, रॉड सेल्स इंटेंसिटी डिटेक्ट करते हैं। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि कहाँ से किस कलर की लाइट आ रही है और क्या इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। देन लाइट जो एंटर करती है कॉर्नियर के थ्रू, वो आइरिस कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट लाइट का एंटर करेगा आंखों में। आपने अगर धूप में गए हो तो आपके आइरिस का जो साइज होता है थोड़ा छोटा हो जाता है ताकि लाइट कम एंटर हो, है ना। तो आइरिस कंट्रोल करता है कितना अमाउंट लाइट का एंटर करेगा आंखों में। एंड द मसल कैन क्लोज इट और ओपन इट। आइरिस को एक मसल ओपन और क्लोज कर सकती है। दिस आइरिस डिटरमाइंस योर कलर ऑफ आई। ये मैंने पहले भी बताया था, आइरिस से ही अपने आंखों का कलर डिसाइड होता है। द लेंस इज फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस। जो ये अपने क्रिस्टलाइन लेंस यहाँ पे बताइए, ये कोई जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड होती है। तो एक तरह से जेली जैसा है कि हमारे पास ये लेंस होता है। अगर अपन कैसे इमेज बनती क्या होता है थोड़ा सा देखे, तो जो लेंस होती है उसको सिलरी मसल्स होल्ड करके रखती है। दीज आर सिलरी मसल्स जो इसे होल्ड करके रखती है। और ये सिलरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस, सिलरी मसल्स अगर खींचेगी कॉन्ट्रैक्टेड शेप में होगी तो लेंस थोड़ा सा ब्लज आउट रहेगा इस तरह से। और अगर को खींच ले सिलेरी मसल्स तो लेंस का कर्वेचर कम हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए अपन ने बढ़ा दिया है, रेडियस बढ़ा दिया है तो अपन बोलेंगे कर्वेचर कम हो गया है। रेडियस ज्यादा है तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे ज्यादा आ जाएगी। और यहाँ पे अपन ने लेंस को है ना कंप्रेस करके लेंस की अपन ने रेडियस को बढ़ा दिया है, सॉरी कम कर दिया है। जितनी ज्यादा कर्व्ड जाएगी लेंस उतनी उसकी रेडियस कम हो जाएगी। रेडियस कम होने से यहाँ पर क्या होता है कि फोकल लेंथ भी कम हो जाती है। आपको पता होगा कि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो लेंस मेकर फॉर्मूला से अपन लिख सकते हैं। और वो रेडियस के रिलेशन में आता है। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो रेडियस पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ। चलिए, द सिलियरी मसल्स कैन चेंज द शेप ऑफ द लेंस एंड thus चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो हमारी जो लेंस होती है उसका शेप चेंज करके आंखों की फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, जिस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन बोलते हैं, लेंस इज एबल टू फोकस लाइट ऑन टू रेटिना, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है पिपल से, है ना। तो अगर आंखों के आगे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, उसकी इमेज हमें रेटिना पे बनवानी है तभी हम उसे देख पाएंगे। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें हम फोकल लेंथ चेंज करते हैं इसे बोलते हैं एकोमोडेशन। और इस प्रोसेस में होता क्या है, आंखों के आगे ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रखा है उसकी इमेज हम रेटिना पे बनाते हैं। जैसे ये जो डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पे, देखो इस पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब लेंगे तो लेंस थोड़ा सा रिलैक्स होता है जिससे इमेज रेटिना पे बनती है ना। यहाँ पे इमेज रेटिना पे बन रही है। लेकिन जैसे जैसे अब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आता है लेंस थोड़ा सा टेंस हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लेंस की कर्वेचर देखिए, रेडियस थोड़ी ज्यादा है। और यहाँ पे लेंस को अपन ने दबा के उसकी रेडियस क्या कर दी, कम। कैन यू सी इट? यहाँ पे रेडियस उसकी कम कर दी है। ये दिखाई दे रहा है अच्छे से? लेंस की यहाँ पे देखिए अपन ने लेंस सिलेरी मसल्स उसको प्रेशर लगा के रेडियस कम कर देती है। ये दिख रहा है आपको अच्छे से? रेडियस कम हो गई यहाँ पे। यस।
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस लेस रेडियस फोकल लेंथ यहाँ पे कम हो गई है। तो जो देखो पहले लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो फोकस कहीं दूर था, वो यहाँ पे कहीं से लाइट रे पास करी थी, अब थोड़ा सा पास में आ गया फोकस, तो इमेज थोड़ी सी पहले बनने लग गई। तो ऑब्जेक्ट जैसे से पास में लाते इमेज लेंथ से दूर जाती है, लेकिन हमने फोकल लेंथ कम करके इमेज की डिस्टेंस v को कांस्टेंट रख दिया है। इमेज डिस्टेंस v को अपन कांस्टेंट रख पा रहे हैं। लेंस फॉर्मूला जो होता है याद रखेंगे, अगर आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, और u तो यहाँ नेगेटिव है ही। जैसे जैसे u डिक्रीज होता है वैसे वैसे हमें f को डिक्रीज करना पड़ता है, जिससे v कांस्टेंट रह पाए। तो ये जो फोकल लेंथ कम करने की जो प्रोसेस है, इसी को अपन बोलते थे एकोमोडेशन। बिकॉज ऑफ दिस एकोमोडेशन हम अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बना पाते हैं। ठीक है, चलिए। इन अ हेल्दी आई, द रिलैक्स आई कैन इजीली फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई पर्सन जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो इजीली बहुत दूर तक की चीजों को देख सकता है। आप सब है ना, अपने घर से मून भी देख सकते हो, चंद्रमा देख सकते हो। और चंद्रमा पे सरफेस पे थोड़ा सा आपको दिखाई देता है, चंद्रमा एकदम स्मूथ नहीं है, ये भी दिख सकता है ना। जैसे कई बच्चों ने देखा भी होगा। तो इन्फिनिटी तक की चीजें, काफी काफी लार्ज डिस्टेंस की चीजें देख सकते हैं। और टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में, जैसे ये बनाया अपन ने, द लेंस इज स्क्वीज्ड टू शॉर्टन इट्स फोकल लेंथ, thus allowing the rays to converge on retina। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है, इमेज भी लेंस से दूर जाती है, पर हमने क्या करा, लेंस की फोकल लेंथ कम करी, जिससे इमेज को रेटिना पे बना के रख रहे हैं अपन, v को कांस्टेंट रख रहे हैं बाय डिक्रीजिंग फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो इस स्क्वीज करने की एबिलिटी होगी वो भी एक लिमिटेड होती है। तो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट पास में ला सकते हैं, और वो डिस्टेंस होती है नियर पॉइंट, वो पॉइंट होता है नियर पॉइंट। द नियर पॉइंट इज द डिस्टेंस एट विच द क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। मतलब आंखों की सामने वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर अपन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, वो डिस्टेंस जहां तक अपन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उससे और पहले ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्लियर नहीं दिखता। जैसे आप सब अगर अभी बोर्ड पे देखो, आप सब अगर अपनी फिंगरप्रिंट देखिए, तो फिंगरप्रिंट देखने के लिए अगर क्लियरली देखना है तो थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा पास में लेके आओगे ना अगर फिंगर को, तो ढंग से दिखाई नहीं देंगे आपको फिंगरप्रिंट। आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हो। फिंगरप्रिंट देखने के लिए थोड़ा सा ऐसे उंगली थोड़ी सी दूर हो, आंखों से अच्छे से दिखता है। तो थोड़ा जितना बहुत ज्यादा पास में लेके आओगे ना, तो फिंगरप्रिंट दिखता नहीं ढंग से, ब्लर होने लगता है। ये आप खुद करके भी देख सकते हो। तो हर पर्सन की है ना एक लिमिट होती है, कि उससे ज्यादा पास में ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्लियर दिखता नहीं है। एंड दैट लिमिटिंग डिस्टेंस, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट डिस्टेंस। और वो पोजीशन जहां पर ऐसा होता है उसे कह देते हैं नियर पॉइंट। उस पोजीशन को अपन बोल देते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट। तो ये नियर पॉइंट क्या होता है, समझ में आ रहा है? नियर पॉइंट आंखों के सबसे पास का वो पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ क्लियर दिखता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और ये एक पॉइंट और लिखा था, देखो यहाँ पे, द नियर पॉइंट रिसीड्स विथ एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नियर पॉइंट डिस्टेंस बढ़ती है, ये थोड़ा दूर होते जाता है। आगे बढ़ते, रेंज ऑफ विजन। विजन की रेंज, नॉर्मल पर्सन की रेंज ऑफ विजन क्या होती है? तो अ हेल्दी पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स बिटवीन इन्फिनिट डिस्टेंस टू द नियर पॉइंट डिस्टेंस। इनफाइनाइट से लेके नियर पॉइंट तक के ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन इतनी डिस्टेंस तक चीजें देख सकता है। द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक एवरेज वैल्यू जो अपन मान के चलते हैं वो 25 सेंटीमीटर। वैसे तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है ये, पर अपन एवरेजली मान लेते हैं कि यार 25 सेंटीमीटर है अगर किसी की, तो वो हेल्दी है। किसी किसी की इससे अच्छी भी होती है ना। आप खुद अगर चेक करोगे तो आपका हो सकता है कि 10-12 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखे आपको। तो ये 25 सेंटीमीटर अपन ने एक एवरेज वैल्यू ले ली है ना। चलिए, द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट विच अ पर्सन कैन हैव क्लियर विजन, जिसको एक पर्सन क्लियरली देख सकता है, उस पॉइंट को, उस डिस्टेंस को बोलते हैं फार पॉइंट डिस्टेंस। और उस पॉइंट को फार पॉइंट बोल देते हैं। और ये इनफाइनाइट होती है हेल्दी आई के लिए। कोई पर्सन हेल्दी है तो उसे इनफाइनाइट, काफी बड़ी डिस्टेंस तक चीजें अच्छे से दिखाई देती है। तो ये जो दो पॉइंट है ना, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, बस इनके बीच में हमारी रेंज ऑफ विजन है। हमें कहां से कहां तक दिखाई देता है? फार पॉइंट से लेके नियर पॉइंट तक दिखाई देता है हमें। फार पॉइंट आंखों से सबसे दूर का पॉइंट है जहां क्लियर दिखता है, और नियर पॉइंट आंखों के सबसे पास का पॉइंट जहां क्लियर दिखता है। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर।
ओके, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। इमेज ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड। दो जो भी हमारा लेंस है, आंखों का जो लेंस है, वो इमेज जो बनाता है रेटिना पे, वो इन्वर्टेड बनती है, और हमारा ब्रेन उसे सीधा डील करा देता है, मतलब हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके हमें ऐसा लगता है कि वो सीधी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Just a second. ये हो गया पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई? व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई? आपको बताया था कि ह्यूमन आई जो है वो हेल्दी होगी तो इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक की चीजें देख सकती है। अब ऑप्टिकल पावर आप जानते हैं क्या होता है, लेंस की फोकल लेंथ का इनवर्स। तो ह्यूमन आई की ऑप्टिकल पावर पूछ ली आपसे, मतलब ह्यूमन आई की जो लेंस होगी उसकी फोकल लेंथ का इनवर्स क्या होगा, उसकी रेंज पूछ ली। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। यू कैन मैसेज मी योर आंसर। के लिए अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिए। कुछ बच्चों के ठीक दिख रहे हैं मुझे आंसर, कुछ के गलत भी दिख रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से अच्छे से सोच के दीजिए आंसर। और अच्छे से सोच लीजिए, अभी मेरे पास सही आंसर बहुत कम आए हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर सी दिख रहे हैं मुझे, बट अफसोस यार सी गलत है। एक्चुअली हमें रेंज ऑफ ऑप्टिकल पावर बोली है, और तो फोकल लेंथ का इनवर्स होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे शायद सॉल्यूशन है, मेरे पास आंसर दिया हुआ है। अगर हम इन्फिनिटी पे देखें तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे पैरेलल आएगी, है ना। और वो अगर हमें रेटिना पे कॉन्वर्ज कराना है तो रेटिना आंखों में कितनी डिस्टेंस पे होता है, मैंने बताया था लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर ये साइज होता है, 2.5 सेंटीमीटर। प्रीवियस कुछ स्लाइड पे देखिएगा आप, मैं अगर प्रीवियस बैक करके दिखाऊँ आपको, ये 2.5 सेंटीमीटर ह्यूमन आई का लगभग लगभग साइज होता है। और बैक करते, ये देखो ये रहा, 2.5 सेंटीमीटर करीब होता है। रेटिना प्यूपिल से करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, वापस आगे आते, तो प्यूपिल से करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर पे रेटिना है। इसका मतलब कि इंफिनिटी की लाइट रे आई लेंस जो है हमारा वो 2.5 सेंटीमीटर पे कॉन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब पावर जो हो जाएगी, पावर इस केस में जब इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अपन, उस केस की पावर हो जाएगी 1/2.5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कुलदीप, मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस, ओके, चलिए क्लियर बता रहे हैं आप सभी बच्चे तो मुझे, थैंक यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पावर हम निकाल रहे हैं इस केस में लेंस की, वो आ जाएगी 1/2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मिनट मिनट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर चले जाएगा, 100/2.5, ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो करीब करीब 40 डायप्टर ये पावर होती है जब हम इंफिनिटी की चीज को देख रहे हैं। ठीक है, जब हम इंफिनिटी की चीज को देखते हैं तो 40 डायप्टर पावर होती है। अब अगर हम पास की चीजों को देखें, पास की चीजों को देखते हैं तो हम मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे देख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं, सॉरी 25 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी वो कॉन्वर्ज होती है हमारे रेटिना पे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब u हमारा कितना है -25, और v आ रहा है हमारे पास +2.5। तो इस केस में अब आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। यू की वैल्यू -25 है, वो उसको साइन के साथ रख देना आप,
जब इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो पावर आएगी मतलब 1/f जो आएगा वो 44 डायोप्टर आता है। जब हम इन्फिनिटी की चीजों को देखते हैं तो लेंस की पावर आ रही है 40 डायोप्टर, लेंस की फोकल लेंथ हो जाती है करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर, तो उससे पावर आती है 40 डायोप्टर। जब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे देखते हैं 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमने निकाला अभी फोकल लेंथ क्या आ रही है, वो आ रही है करीब करीब उसका इन्वर्स आता है करीब करीब 44 डायोप्टर। ठीक है, चलिए तो हमारा रेंज ऑफ ऑप्टिकल पावर जो ह्यूमन आई का उसका रेंज हो गया 40 डायोप्टर टू 44 डायोप्टर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें फोकल लेंथ का ध्यान रखना था आपको, कोई बात नहीं, अगला आगे की चीज देखते। छोटी सी एक स्लाइड मैंने यहाँ पे डाली है कि हाउ डज अ आई जज डिस्टेंस। हम हमारे पास सामने जो चीजें हैं अपन उनका अंदाजा लगा लेते हैं कितनी दूर है हमसे, तो कैसे करते हैं? तो कोई भी चीज को देखने के लिए अगर किसी चीज पे हम फोकस करते हैं तो हमारी दो आई है, राइट एंड लेफ्ट, दो आंखें होती है हमारे पास। इन दोनों आंखों को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, अगर उसको देखना है तो उसकी तरफ देखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा एंगल पे रखना पड़ेगा अपनी आंखों को। दोनों आंखों से एक ही चीज को फोकस करोगे तो थोड़ा सा एंगल पे रखना पड़ेगा, बस ये एंगल की वजह से अपन डिस्टेंस का अंदाजा लगाते हैं। Our brain interprets the image formed on the retina of both eyes as a single image। हमारी जो दो आंखें हैं वो एक ही जो इमेज बनाती है उसको ब्रेन एक ही इमेज जैसा देखता है, तो इसी को बोलते हैं अपन बायनोकुलर विजन। अब our eyes roll inward slightly to focus on distant point D। कोई डिस्टेंस पॉइंट को देखना है तो थोड़ा थोड़ा सा रोल करी हुई आंखें थोड़ा थोड़ा सा एंगल पे बेंड हुई है। अवर ब्रेन इंटरप्रेट द डिस्टेंस BD, ये आंखों से उस पॉइंट के डिस्टेंस को इंटरप्रेट करता है बाय मस्कुलर एफर्ट रिक्वायर्ड टू रोल द आई इनवर्ड। तो हमें कितना इनवर्ड रोल करना पड़ा उससे हमको समझ में आ जाता है कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमको डिस्टेंस का अंदाजा लग जाता है। चलिए, वैसे तो ये जेई मेंस के लिए कोई खास पॉइंट नहीं है, जेई मेंस में ऐसा नहीं आने वाला है ज्यादा कुछ। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब जो चीजें पूछी जाती है जेई मेंस में डिफेक्ट्स ऑफ आईज, वहां स्टार्ट करते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई में सबसे पहला जो डिफेक्ट अपन को देखना है दैट इज मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस क्या होता है? मायोपिया, it is a defect of eye due to which a person can see nearby objects clearly but cannot see far objects clearly। तो पास के ऑब्जेक्ट तो अच्छे से दिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखेगा नियर पॉइंट पे वो तो दिखाई देगा, और जो दूर है वो दिखाई नहीं देता है ना? मतलब दूर वाला जो पॉइंट होता है जहां तक हमें दिखता है वो इन्फिनिटी पे नहीं है। अब फार पॉइंट जो डिस्टेंस आती है डिफेक्टिव आई की, फार पॉइंट डिस्टेंस वो इन्फिनिटी नहीं होती है, इट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। नॉर्मल हेल्दी पर्सन काफी दूर तक की चीजें देख सकता है, पर जिसको फार पॉइंट हुआ है जिसको ये डिफेक्ट हुआ है मायोपिया, वो काफी दूर की चीज नहीं देख पाता है। ठीक है, चलिए, इन दिस डिफेक्ट द फार पॉइंट ऑफ आई शिफ्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ नियरर डिस्टेंस। फार पॉइंट हेल्दी पर्सन के लिए इंफिनिटी पे होता है, पर वो थोड़ा सा पास में आ गया, तो फार पॉइंट पास में आ गया इसलिए शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। रेंज ऑफ विजन शॉर्ट हो गई, रेंज ऑफ विजन शॉर्ट हो गई इसलिए शॉर्ट साइटनेस। समटाइम ये क्यों होता है? क्योंकि सिलरी मसल से ना आई लेंस को रिलैक्स नहीं कर पाती है। तो सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स करती है आइस को तभी वो उसकी उसकी कर्वेचर जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा कुछ हो जाता है कि कर्वेचर कम हो गई, सॉरी रेडियस बढ़ जाती है, और हमारी आंखें रिलैक्स होती है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है इस केस में, है ना? इस केस में फोकल लेंथ ज्यादा रहती है। पर ये सिलरी मसल्स करवा ही नहीं पा रही है, आंखों को रिलैक्स ही नहीं कर पा रही है, रिलैक्स नहीं कर पा रही है, इसलिए हमको क्या होता है, फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये सिलरी मसल्स की इनएबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। सम टाइम लिखा है मैंने, हमेशा जरूरी नहीं है, सम टाइम ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं। इस केस में रेंज ऑफ विजन शॉर्ट होती है इसलिए शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं अपन। नेक्स्ट, दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। अगर हम कॉन्केव लेंस यूज कर ले अप्रोप्रिएट पावर की तो इस विजन इस डिफेक्ट को अपन सही कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए डायग्राम, क्या हो रहा है कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसका वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारी जो आंख रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स आई की भी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम होने से थोड़ा सा रेटिना के पहले इमेज बन गई है।
तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पहले ही बन गई है ना। एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा कर्वेचर हो गया आइस का, रेडियस कम हो गई, इसलिए रेटिना से पहले इमेज बन गई। हमको इमेज को थोड़ा दूर भेजना है, थोड़ा सा रेस को डाइवर्ज करना है, तो डाइवर्ज करना है तो डाइवर्जिंग लेंस लगा लो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अपन ने डाइवर्जिंग लेंस इंसर्ट कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, रेस थोड़ी सी डाइवर्ज होगी और थोड़ा पीछे जाके रेटिना पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ क्या होना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस की, तो ये लेंस क्या कर रही है, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहां बना रही है, जो हमारा फार पॉइंट डिस्टेंस था। डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट डिस्टेंस इंफिनिटी पे नहीं होता है, डिफेक्टिव आई थोड़े पास की चीज देख पाती है। तो जो फार पॉइंट डिस्टेंस है इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट की, वहां इमेज बनवा लो, वर्चुअल इमेज बाय डाइवर्जिंग लेंस यहां क्रिएट करा लो, तो अपन को इमेज ढंग से प्रॉपरली दिखने लगेगी। अब जब तक इमेज रेटिना पे नहीं बनती है हमें वो ब्लर दिखती है। तो अगर किसी को मायोपिया है और उसे दूर का ब्लर दिखता है, तो रीजन ये है कि दूर की चीजों की इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। जैसे आप अपने सामने कोई भी चीज को देखो, जैसे अपना हाथ एकदम सामने रखो और हाथ पे फोकस करो, ठीक है, हाथ पे फोकस करोगे तो आपको पीछे का बैकग्राउंड समझ में आता है कि कुछ है, पर ब्लर होता है। अब ऐसा नहीं होता कि पीछे का कुछ भी नहीं दिखता आपको, ठीक है। किसी रूम में अगर आप हो, रूम में मान लो बहुत सारी चीजें रखी है, आप अपने हाथ पे फोकस करोगे तो पीछे की सब चीज का अंदाजा रहता है आपको कि क्या क्या है, पर क्लियर नहीं दिखता। क्लियर वही चीज दिखती है जिसका इमेज प्रॉपरली रिटेन पे बनती है, समझे। यस, जैसे मोबाइल्स में होता है ना आजकल, ऐसा पोर्ट्रेट मोड आता है, बिल्कुल से हर्षित, उसमें पीछे की चीजें ब्लर हो जाती है और केवल किसी पर्सन का चेहरा उसमें हाईलाइट हो जाता है, तो कुछ वैसे ही होता है। तो जिसको दिख नहीं रहा ढंग से, कहने का मतलब ये है कि उस चीज की इमेज रेटिना पे नहीं बनी है, जो चीज ढंग से नहीं दिख रही है वो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। चलो, तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है तो कॉन्केव लेंस यूज कर लो, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना दे आपके फार पॉइंट पे, तो आपके लिए वो ऑब्जेक्ट यहां हो जाएगा, तो फिर आपको दिखने लगेगा, है ना। तो व्हेन अ नियर साइटेड पर्सन views a distant object, the lens cannot relax enough to focus on retina. लेंस रिलैक्स होना चाहिए जिससे इमेज रेटिना पे बने, पर लेंस रिलैक्स नहीं हो पाई जिससे इमेज रेटिना पे नहीं बनी। Hence, the rays converge too quickly. Rays थोड़ा सा पहले converge हो गई। The remedy is to place a diverging lens in front of eye to first diverge the rays before they enter the eye. तो एक डाइवर्जिंग लेंस रखी है अपन ने यहाँ पे, कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, जिससे क्या हो गया, रेस थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई, तो थोड़ी सी पीछे इमेज बन गई, रिटर्न पे बन गई। चलिए, और इसके लिए लेंस की फोकल लेंथ क्या चाहिए हमें, एक कॉन्केव लेंस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखे तो उसकी इमेज बनाता है उसके फोकल पॉइंट पे, फोकल लेंथ पे। तो ये फार पॉइंट डिस्टेंस जो है, बस इसके बराबर फोकल लेंथ होना चाहिए लेंस की। आपको जो लेंस यूज करना है उसकी फोकल लेंथ वही होना चाहिए जो आपका फार पॉइंट डिस्टेंस है ना। तो ये भी लिखा है अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो डिफेक्ट अपन को देखना है, इट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको अपन लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं। अब पहला जो डिफेक्ट देखा उसमें क्या हुआ था कि फार पॉइंट इंफिनिटी से पास में आ गया था। अब क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया। एक हेल्दी पर्सन के लिए नियर पॉइंट जो होता है 25 सेंटीमीटर पे होता है, पर किसी का थोड़ा दूर है, मतलब 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर की चीज उसे क्लियर दिखती है, तो उससे कौन सा डिफेक्ट हो गया, उससे हाइपरमेट्रोपिया हो गया। आ रहा है समझ में ये। इज दिस क्लियर, है ना। मतलब अगर आपको पास की चीजें ढंग से नहीं दिखे, क्लियर ना दिखे, ब्लर दिखे, तो आपको क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं। So in this defect, a person can see far away objects clearly, but cannot see nearby objects clearly. पास की चीजें ढंग से नहीं दिखाई देती है। In this defect, the near point of eye shifts away from the eye. Sometimes this is due to inability of ciliary muscle. अब क्या होता है, जब अपन जितना पास की चीज देखना चाहते हैं तो सिलियरी मसल्स आंखों पे प्रेशर लगा के फोकल लेंथ कम करती है, पर सिलियरी मसल फोकल लेंथ कम नहीं कर पा रही है आंखों की, जिससे पास की चीज ढंग से दिख नहीं रही है। तो सिलियरी मसल की इनेबिलिटी से भी हो सकता है ये। चलिए, तो डिफेक्ट ऑफ विजन का दूसरा डिफेक्ट अपन ने देखा, जिसमें नियर पॉइंट आंखों से दूर चला गया। नियर पॉइंट होना चाहिए था 25 सेंटीमीटर पे, पर चला गया वो थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस पे।
तो ऐसे पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है। अब इस केस में रेंज ऑफ विजन भी फिर से शॉर्ट हो गई, पर क्यों शॉर्ट हुई? आपके पास नियर पॉइंट के दूर जाने से, इसलिए इसको लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। नियर पॉइंट दूर चला गया, लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया, इसलिए लॉन्ग साइडनेस। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। अब इसे कैसे सही करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस में शायद आपको याद हो कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी एक वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनती पीछे। फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनती पीछे। ये देखो कुछ रे डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये इसकी वर्चुअल इनलार्ज इमेज पीछे बनती है। ठीक है, तो इमेज पीछे चली आती है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो। तो बस वही केस अपन करा लेते हैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखवाते और कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा एडजस्ट करते हैं जिससे कि जो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ बन जाए नियर पॉइंट पे, पीछे लार्ज इमेज बन जाए, तो बस अपन को दिख जाएगा फिर वो, क्योंकि पीछे चला गया थोड़ा सा। ठीक है, तो करेक्टिव लेंस का काम क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट अगर पास में रखा है और जो जिसको प्रॉब्लम है फार साइडेड पर्सन, उसका नियर पॉइंट दूर चला गया है, उसका नियर पॉइंट कहीं दूर चला गया है, तो ऐसे पर्सन को क्या होता है? इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं यहाँ पर। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पीछे वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जिससे हमको ऑब्जेक्ट फिर पीछे चला गया तो ढंग से दिखने लगता है। चलिए, इज दिस क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बीच में। यस, इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, बस वो अपने पास लिखा हुआ है, देखिएगा। इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे अभी देखते, पहले अपन समझ लेते हैं यहाँ पे जो लिखा है। When a far-sighted person tries to focus on object close object को फोकस करना चाहता है, the lens cannot squeeze enough to focus on retina। तो ये लेंस को स्क्वीज करना पड़ता है पास की चीजें देखने के लिए, तो स्क्वीज पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए इमेज रेटिना से पीछे बन गई। और दबा नहीं पा रहे लेंस को, और दबाते तो ये इमेज रेटिना पे आ जाती, पर और लेंस दब नहीं पा रही, सिलरी मसल्स की दिक्कत हो गई कुछ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? द रेमेडी इज टू प्लेस कॉन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वर्जिंग लेंस लाइट रे को कॉन्वर्ज कर देता है, कॉन्वर्ज करेगा तो इमेज थोड़ी पास में आ जाएगी। कॉन्वर्जिंग लेंस पुट कर दो इन फ्रंट ऑफ आई टू कॉन्वर्ज द रेस बिफोर दे एंटर द आई। तो पहले से थोड़ा कॉन्वर्ज करा लो कॉन्वर्जिंग लेंस से, तो इमेज रेटिना पे शिफ्ट हो जाएगी। चलो ऐसा करते हैं अपन। अब इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालें? इस लेंस की फोकल लेंथ जो हमें चाहिए लेंस, उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट अपन कहाँ पे रखा हुआ देखना चाहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर रीजन पे। और उसकी इमेज कहाँ बनवाना चाहते हैं अपन? उस डिस्टेंस पे जहां पर आपको चीजें ढंग से दिखती है। तो आप डी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज डी डैश पे बनवा दो, ऐसी लेंस ले लेंगे अपन, है ना? तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अपने पास? हमारे पास u की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? डी पर। वहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनना चाहिए माइनस डी पर ऑब्जेक्ट, और इमेज बनना चाहिए माइनस डी डैश पे। बस ये रख के अपन फॉर्मूला लगा निकाल सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v आएगा माइनस डी डैश और u आएगा माइनस डी। तो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है मेरे से, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा आप। 1/माइनस डी डैश, v आना चाहिए मेरे पास माइनस डी डैश, और u ऑब्जेक्ट का रखा था हमारे पास d पर, तो d पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज d डैश पे बन जानी चाहिए। तो 1/v माइनस 1/v, ये आ गया 1/f। चलो अब क्लियर? कैसे निकालना है फोकल लेंथ, ये क्लियर? बताइए सब। ओके, वेरी गुड। तो इस लेंथ की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे वो भी देखा अपन ने। ठीक है, अब अगला डिफेक्ट प्रेस बायोपिया। किसी को दोनों हो जाए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाए। मायोपिया के लिए अपन को कॉन्केव लेंस लेना पड़ता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ता है। तो बायफोकल लेंथ रीडिंग ग्लासेस पहना दो उसको, जिसमें नीचे का कुछ पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये कॉन्वेक्स रहता है नॉर्मली, और इधर वाला जो लेंस है ये कॉन्केव है। तो जब दूर की चीजें देखना है तो ऊपर से देख ले, और पास की चीज देखना है तो नीचे वाले लेंस से देख ले वो पर्सन। तो ऐसे उसको रीडिंग ग्लास दे देते हैं अपन। तो स्पेक्टिकल विद बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस को अपन यूज करते हैं, जिसको प्रेस बायोपिया होता है। हाँ, जिनको एज हो जाती है ना, जिनके थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो नॉर्मली उनको यही होता है, उनका क्या दूर का भी ढंग से नहीं दिखता, पास का भी ढंग से नहीं दिखता।
तो उनके लिए इस तरह के अपन ग्लासेस यूज करते हैं, प्रेसबायोपिया। चलिए, देन एक और डिफेक्ट हमको समझना है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म देखो, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हमारा जो कॉर्निया का शेप है या हमारे जो आइलैंड्स का शेप है वो प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है। विथ एस्टिग्मेटिज्म द कॉर्निया इज ओवल लाइक और फुटबॉल इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल लाइक बास्केटबॉल। ये फुटबॉल इसलिए लिखा है क्योंकि यूएस में जो फुटबॉल चलती है वो रग्बी जैसा आपने देखा होगा, वो ओवल टाइप की होती है। यूएस में एक फुटबॉल इस तरह की फुटबॉल भी यूज करते हैं वो लोग, रग्बी बोलते हैं जिसे, है ना। तो वो एक्चुअली प्रॉपर स्फीयर नहीं होती, बास्केटबॉल तो प्रॉपर स्फीयर है। तो इस डिफेक्ट में एस्टिग्मेटिज्म में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो कॉर्निया है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है, जिससे प्रॉब्लम हो रही है। दिस कॉजेस लाइट टू फोकस ऑन मोर देन वन पॉइंट इन आई। अब क्या होता है कि प्रॉपर स्फीयर नहीं है तो हर तरफ से रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल नहीं है, तो हर तरफ से फोकल लेंथ इक्वल नहीं आती। तो फोकल लेंथ याद करो, रेडियस पे डिपेंड करती है, वो फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो फोकल लेंथ डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फीयर होगा तो एक जैसी रहेगी हर जगह से, पर ओवल टाइप हो जाएगा तो रेडियस अलग अलग होगी। रेडियस अलग अलग होने से फोकल लेंथ अलग अलग होती है। तो एक ही लेंस की कई मल्टीपल फोकल लेंथ है, अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली रे अलग अलग जगह फोकस होती है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दिस कॉजेस लाइज टू फोकस ऑन मोर देन वन पॉइंट इन द आई, रिजल्टिंग इन अ ब्लर्ड विजन। तो हमें ढंग से दिखता नहीं, ब्लर दिखता है। दिस कैन बी करेक्टेड विथ स्पेशली शेप्ड लेंसेज और इन एक्सट्रीम केसेस विथ सर्जरी, है ना। तो कुछ स्पेशल शेप मतलब सिलेंड्रिकल लेंसेज, नॉर्मली लोग सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं इनके लिए। सिलेंड्रिकल मतलब जो ना एक तरफ से कर्व्ड होती है, ऐसा कुछ। मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से बना हुआ डायग्राम सही बना नहीं मुझसे। सिलेंड्रिकल लेंसेज मतलब कि एक ही तरफ से उसकी कर्वेचर है, इस तरह से। ये नॉर्मल स्फेरिकल लेंस में दोनों साइड कर्वेचर होती है। ये देखो, इधर की तरफ कुछ रेडियस दिखाई है मैंने, और इधर ये वर्टिकल साइड दिखाई है, तो ये सिलेंड्रिकल जैसा सरफेस हो गई, है ना। और स्फेरिकल सरफेस में दोनों साइड कर्व्ड होती है, तो सिलेंड्रिकल लेंसेज से इन्हें अपन कर्व सही कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ डायग्राम बनाया है यहाँ पे अपन ने, कि लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, मान लो लाइट आ रही थी, और इन्फिनिटी की जो लाइट है ना देखो अलग अलग जगह फोकस हो रही है, इस वजह से हमको ढंग से दिखता नहीं है। ठीक है, चलो कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट भी ले लिए मैंने यहाँ पे। रिजॉल्विंग लिमिट, ये आपने वे ऑप्टिक्स पढ़ा है तो थोड़ा आप समझ पाएंगे रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब क्या है। आशीष पूछ रहा है आज क्या क्या कवर होगा। आज अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कवर करने वाले बेटा बस, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मुझे पता है कि सर ने करा दी आपको। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच गया था, तो वो चीज कवर करेंगे अपन आज। देखो, रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स so that they are just resolved is called resolving limit। रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब क्या है कि वो एंगल दो पॉइंट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिससे उनकी इमेज हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सब अभी बोर्ड भी देख पा रहे हैं, am I right? सबको बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, मैं दिख रहा हूँ बोर्ड पे सबको, हाँ, है ना। चलिए, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे दो लाइंस बनाने वाला हूँ, वेरी क्लोज। ये दो लाइन बहुत क्लोज है, और यहां पर मैं एक थिक लाइन बना रहा हूं, एक ऐसी लाइन बना रहा हूं जो बहुत थिक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दो दो लाइन बनाई है। यहाँ पर दो लाइन से पास पास में, और यहाँ पे एक ही थिक लाइन है। क्या आपको इनमें फर्क दिख रहा है? दिस इज वन थिक लाइन, दिस इज टू लाइन्स विद अ स्मॉल गैप। क्या इनमें कोई फर्क दिख रहा है? अक्षत का रिप्लाई आ रहा है नहीं। बाकी बच्चे बताइए। दिस इज वन थिक लाइन and these are two lines with small gap। अधिकतर बच्चे मुझे मना कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, वो दो लाइन उन्हें एक जैसी दिख रही है। चलो, इन दो लाइन के बीच की थोड़ी गैप बढ़ा देता हूं मैंने यहाँ दो लाइन बनाई थी जिसके बीच में बहुत कम गैप रखी थी।
अब इनकी थोड़ी सी गैप मैं बढ़ा देता हूँ, तो ये एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके थोड़ा सा पास में बनाता हूँ ये। अब तुम्हें दिख रही है कि दो, अब दिख रही है दो, यस, है ना। तो अब दो क्यों दिखाई दे रही है, बिकॉज इनके बीच में मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ, इनका आपकी आइस पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों लाइन से जो लाइट रे आ रही है वो एक एंगल बनाएंगी, दैट एंगल मैंने बढ़ा दिया। मैंने जब इनके बीच की गैप बढ़ाई तो इनका एंगल बढ़ा दिया। जब मैं गैप कम करूंगा, देखो इनको गैप कम करके फिर से बनाता हूं मैं, यहां पर गैप कम करके दो लाइन बनाता हूं बहुत ही कम गैप पे, ये बहुत ही कम गैप पे मैंने दो लाइन बनाई जो बहुत ही पास है। तो ये दो दिख रही है क्या आपको, ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा होगा ना एक थिक लाइन है, ठीक है। तो रीजन ये है कि इनके बीच में मैंने बहुत कम गैप रखी, तो उस गैप का आपके आपकी आंखों पे एंगल बहुत कम बना। यहाँ गैप थोड़ी बढ़ा दी तो एंगल थोड़ा बढ़ गया। एंगल बढ़ने से हमने इन दो लाइन को अच्छे से रिजॉल्व कर लिया। और जब बहुत क्लोज हो जाए, दो लाइन बहुत ही क्लोज हो, तो उनकी इमेज हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हमको एक जैसी लग रही, वो दोनों दो मिलके एक दिखने लगती है, वो दो मिलके एक दिखने लगती है। और ऐसा आपने ड्राइव कर रहे हो, काफी सीधी सड़क हो, उस पर ड्राइव कर रहे हो तो वहां भी देखा होगा, कोई कार अगर बहुत दूर है तो कार की जो दो हेडलाइट होती है वो एक ही दिखती है हमको। जब थोड़ा कार पास में आती, कार बस ट्रक जो भी हो थोड़ा पास में आता है तो दो दो हेडलाइट अलग अलग दिखती है। वहां तो आपने काफी बार ऐसा समझा होगा, ऐसा देखा होगा आपने, है ना। तो वहां भी सेम चीज है, जब कोई कार दूर है तो उसकी दो हेडलाइट का एंगल जो आपकी आंखों में बन रहा है वो छोटा है, जब वो दूर होगी तो वो एंगल छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो आर्क बाय रेडियस, रेडियस बड़ा होने से एंगल कम हो जाएगा। तो एंगल कम होने से क्या होता है, हमारी आंखें उन दो हेडलाइट को अलग नहीं देख पाती, वो हमें एक ही लगती है, हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। और जब वो पास में आती है तो रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी कि दो चीजें दूर दूर हो तो हम उनको अच्छे से देख पाते हैं, पास में हो तो उनको एक ही लगता है हमको कि एक ही है, वो ब्लर उनकी इमेजेस मिक्स हो जाती है, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। चलिए, और रिजोल्यूशन की लिमिट होती है, तो द मिनिमम एंगल, वापस से स्लाइड पे देखिए, द मिनिमम एंगल, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व इज कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है, समझ में आ रहा है। चलिए, वेरी गुड। अब हमारी आइस के लिए कितनी होती है ये, तो ये होती है करीब करीब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, या सॉरी 1 मिनट बोल दो, 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री। ये लिखा हुआ है 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1/60 डिग्री। ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन लिमिट करीब इतनी होती है। बाकी आपको ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तो उससे जो दिया है वो यूज करना। चलिए, रिजोल्विंग लिमिट के कॉन्सेप्ट अपन ने समझा। अच्छा, रिजोल्यूशन लिमिट का जो डिपेंडेंसी होती है वो ह्यूमन आई के डायमीटर पे डिपेंड करती है, आंखों का डायमीटर क्या उस पर डिपेंड करती है, आई लेंस का डायमीटर टू बी करेक्ट। जो रिजोल्यूशन का एंगल होता है वो होता था, याद करिए, 1.22 लैम्डा बाय डी, रिजोल्यूशन लिमिट का एंगल। रिजोल्यूशन लिमिट मतलब वो एंगल जहां की चीजें आपको क्लियरली दिखती है, वो होता है 1.22 लैम्डा बाय डी। ये आपने शायद डिफ्रेक्शन में पढ़ा होगा, है ना। डिफ्रेक्शन ही मेन कारण है, डिफ्रेक्शन की वजह से ये रिजोल्यूशन के लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए, आगे बढ़ते। एक और पॉइंट मैंने लिखा है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये करीब करीब 1/10 सेकंड होता है, मतलब कि ये वो टाइम इंटरवल है दो कंसेक्यूटिव लाइट पल्सेस के बीच का, जिससे वो हमें कंटिन्यूस लगती है, हमारी आई उन्हें अलग अलग नहीं देख पाती। जैसे अगर आपने घरों में जो ट्यूबलाइट होती है, आजकल तो अधिकतर एलईडी यूज करने लग गए सब, ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट को कभी कैमरे से रिकॉर्ड करना, कैमरे से रिकॉर्ड करना, तो क्या होता है कि ट्यूबलाइट आपको ऐसा लगता है कि जैसे बंद चालू हो रही है, होता है ना। ट्यूबलाइट को अगर कैमरे से रिकॉर्ड करो, मोबाइल कैमरे से, तो आपको ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट बंद चालू हो रही है, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस, है ना। उसका रीजन ये है कि असली में हो रहा है ऐसा, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारी आंखों में क्या होता है, कोई चीज अगर तेजी से हो रही है तो वो हमें कंटिन्यूस फील होता है, हमें ऐसा लगता है ये तो लगातार चल रहा है। पर एक्चुअली में जैसे हमारे घर में साइनसोइडल एसी है, तो जैसे एसी का वोल्टेज बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है, वैसे ही ट्यूबलाइट में इंटेंसिटी ज्यादा होती कम होती, ज्यादा होती कम होती है।
तो कैमरेज में रिकॉर्ड हो जाती है। तो कैमरे क्या करते हैं कि एक एक फोटो लेते रहते हैं, एक फोटो लिया, फिर नेक्स्ट फोटो लिया, फिर नेक्स्ट फोटो लिया। अब मान लो कि पहला फोटो लिया जब एकदम ब्राइट थी ट्यूबलाइट, अगले फोटो में थोड़ी सी कम इंटेंसिटी हो गई, अगले फोटो में थोड़ा और कम इंटेंसिटी हो गई, तो आपको दिखेगा कैमरे में कि धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है। पर ह्यूमन आई का क्या है कि वो 1/10 सेकंड से ज्यादा तेज कोई चीज बदल रही है तो हमें लगातार दिखती है। जो घर में टीवी होते हैं ना, टीवी में भी ऐसा होता है, टीवी में एक एक करके फोटो दिखाते हैं अपन को और हमें लगता है कि एक कंटिन्यूस वीडियो चल रही है ना। हमको लगातार फोटो दिखाए जाते हैं, एक फोटो दिखाया फिर नेक्स्ट फोटो दिखाया, और वो फोटो इतने तेजी से बदलते हैं कि हमें कंटिन्यूस लगता है। यस, एलसीडी टीवी में भी होता है ऐसा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन, यही जो कॉन्सेप्ट है परसिस्टेंस ऑफ विजन। छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, करिए। अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, केवल 25 सेंटीमीटर तक उसे क्लियर दिख रहा है, उसके आगे का नहीं दिख रहा। ही wants to read a book placed at a distance of 50 centimeter. What kind of lens does he require for his spectacles and what must be his power? बताइए, किस तरह का लेंस यूज करना चाहिए और उस लेंस की पावर क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से लैंग्वेज पढ़ के करिएगा नीलेश। पर्सन 25 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहा है, उसके आगे का नहीं। ही वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 50, उसको 50 सेंटीमीटर पर रखी हुई बुक पढ़ना है। चलो, तो सिंपल सी बात है कि अगर 50 सेंटीमीटर पे बुक रखी है और उसकी इमेज 25 पे बनवा दो तो दिखेगी आपको। पर्सन 25 तक देख सकता है ना, तो 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनवा दो। तो इमेज की डिस्टेंस वो जाना चाहिए 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का रखा है, अच्छा माइनस में आना चाहिए आंखों के सामने ही होने के लिए, और यू आना चाहिए -50, है ना। इसको मीटर में ले लो तो यह आ जाएगा 1/4 मीटर, और यू को भी मीटर में ले लो तो 1/2 मीटर। बस अब मेरा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f = 1/b, b आ गया -1/4, -1/u, u आ गया -12, तो यहाँ से 1/v, ये आ गया -4, माइनस प्लस ये 2, तो आ गया -2। तो 1/f मतलब हमें पावर ही दे रहा है, और पावर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कॉन्केव। तो आंसर आना चाहिए कॉन्केव विद द पावर ऑफ 2 डायोप्टर, मैग्नीट्यूड 2 डायोप्टर। ठीक है, -2 डायोप्टर, यहाँ माइनस होना चाहिए था, -2 डायोप्टर। तो आंसर आ गया सी। चलिए, सिंपल क्वेश्चन, क्लियर सबको। यस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते फिर। अगला क्वेश्चन, टू रिमूव मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस a lens of power 0.66 डायोप्टर इज रिक्वायर्ड। मायोपिया को रिमूव करने के लिए लेंस की पावर दे दिए। द डिस्टेंट पॉइंट ऑफ द आई इज, मतलब फार पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट मतलब फार पॉइंट। फार पॉइंट कहां पर है, कितना डिस्टेंस तक क्लियर दिखता है, बताइए। एक पर्सन को मायोपिया है, उसे क्लियर करने के लिए आपको 0.66 डायोप्टर का लेंस चाहिए। अब उस पर्सन का फार पॉइंट डिस्टेंस क्या है, बताइए। चलिए, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ओके बच्चों, देखिए ट्राई करते हैं अपन। मायोपिया, जो फर्स्ट डिफेक्ट होता है विजन का वो होता है मायोपिया, जो शॉर्ट साइटनेस भी कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटीज पे ना होके थोड़ा पास में आ जाता है। तो आंखों के लिए प्लीज कीप योर माइक ऑफ। जो फार पॉइंट होता है वो थोड़ा सा पास में आ गया। ठीक है, फार पॉइंट जो है थोड़ा सा पास में आ गया। ठीक है, तो फार पॉइंट डिस्टेंस
इन्फिनिटी होती है नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए। और अब इस पर्सन को कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ कहीं दिख रहा है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं वो ऐसा लेते हैं कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन जाए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और इमेज बन जाए फार पॉइंट डिस्टेंस पे, फार पॉइंट डिस्टेंस सपोज एफ है, एफ तो फोकल लेंथ के लिए यूज कर लेंगे, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, चलो वाई ले लेते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना इसमें करेक्ट करने के लिए जो फार पॉइंट डिस्टेंस होती है उसके बराबर फोकल लेंथ लेना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो जब पावर दी 0.66 डायप्टर, वो होता 1 बाय फोकल लेंथ, तो पावर का इनवर्स हमारे पास फोकल लेंथ दे देगा, और वही फार पॉइंट डिस्टेंस है, तो ये आ गया आंसर अपने पास 1 बाय 0.66, मतलब कि ऊपर 100 ले जाओ तो 100 बाय 66 मीटर, ये आ जाएगा आंसर। कितने मीटर करीब डिस्टेंस लगेगी, ठीक है। तो ये करीब 10/6 मीटर आ रहा है, इसको अपन 5/3 मीटर भी ले सकते हैं, 5/3 3 से डिवाइड कर दो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो देख लेना अप्रोक्सीमेटली अंदाज से 1.51 के आसपास इनमें से बेस्ट आंसर लग रहा है, तो डी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बेटर हो सकती थी, 1.51 से बेटर आ सकता था आंसर, अंदाज से 1.51। चलिए, इज इट क्लियर, सबको क्लियर? सर वो आपने 1/60 ले लिया, 1/66 था। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, तभी मेरा आंसर हाँ 1/66 था इसलिए। हाँ तो फिर ठीक है, फिर बन जाएगा यार, सही है फिर तो, है ना, फिर तो वो आ जाएगा हमारे पास 1.5 के आसपास। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते फिर। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अपन आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। अभी अपन ने ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स, ये सारी चीजें समझी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाकी की चीजें, विच आर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। दीज आर यूज टू इनहांस और असिस्ट ह्यूमन विजन। जब हमको बहुत छोटी छोटी चीजें देखना होती है, बहुत क्लियरली देखना है, तो माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं, और दूर की चीजें क्लियरली देखना है तो टेलीस्कोप यूज कर लेते हैं। तो ये दोनों ही हमारे ह्यूमन विजन को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के कंबाइनली अपन बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक एक करके एक एक चीज को समझते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप से। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? दे आर यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना, आप सब जानते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए यूज करते हैं। और कैसे काम करते हैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले अपन। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर क्लियर विजन इज डी। भाई किसी छोटे सा ऑब्जेक्ट को अगर आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के क्लियर देखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसे डी डिस्टेंस पे रखते हो ताकि क्लियर दिखे। जैसे सब बच्चे अगर अपना फिंगरप्रिंट देखना चाहे, अपनी उंगलियों पे निशान देखना चाहे, तो उंगली दूर रख के देख सकते हो क्या निशान, है ना, नहीं दिखते, ऑफकोर्स नहीं जवाब आएगा। उंगली को थोड़ा पास में लाओगे, उंगली को पास में लाके फिर क्लियर दिखेगा आपको। तो जब आपको छोटी छोटी बारी बारी चीजों को क्लियर देखना होता है, तो थोड़े से आंखों के पास में रखते हो, डी डिस्टेंस पे रखते हो ताकि क्लियर दिखे। अब in order to get more retina space involved for image formation, the angular size of objects needs to be enhanced। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है कि डी डिस्टेंस पर रखना चाहिए क्लियर देखने के लिए? उससे क्या होता है कि रेटिना का ज्यादा स्पेस यूज होता है इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायग्राम आया नहीं मेरे पास, मैं अगली स्लाइड पे शायद डायग्राम आएगा, मैं बता दूंगा। तो थोड़ा सा क्या होता है जब हम, जस्ट अ सेकेंड, आंखों के पास में चीजों को लाते हैं, जैसे मैंने आई बनाई, उसके बहुत पास में कोई चीज रखी है, तो उससे लाइट रे, ये देखिए लाइट रे बना रहा हूँ, मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइट रे बना रहा हूँ, तो लाइट रे इतना एरिया रेटिना पे कवर करेगी। जितना ऑब्जेक्ट पास में आएगा उतना एंगल बढ़ेगा, तो उतना इधर भी एंगल बढ़ेगा और रेटिना पे साइज बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्ट जितना पास में लाएंगे उतना ये एंगल बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स है, तो जितना ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा तो इधर एंगल, इमेज का साइज बढ़ेगा, है ना। जैसे तो ऑब्जेक्ट आंखों के पास में आता है, उसकी इमेज रेटिना पे बड़े एरिया पे बनती है, और बड़े एरिया पे बनने से वो हमको क्लियर दिखती है। सो इन ऑर्डर टू गेट मोर रेटिना स्पेस इन्वॉल्व फॉर इमेज फॉर्मेशन, हम ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं। एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी इनहांस, ऑब्जेक्ट का एंगल बढ़ाना चाहिए इसलिए उसे पास में लाते हैं। अब माइक्रोस्कोप अगर और बड़ा एंगल करा दे तो बोलते हैं कुछ काम का है, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन हम तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज अ विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप यूज करके जो इमेज का एंगल बन रहा है वो है बीटा। बीटा क्या है यहाँ पे? माइक्रोस्कोप के साथ जो इमेज हमारी आंखों पे एंगल बना रही है वो बीटा,
एंड विजुअल एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो अल्फा। भाई कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तब मैक्सिमम ऑब्जेक्ट का आंखों पे एंगल क्या बन सकता है, जब उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखो, वो जो एंगल, और इंस्ट्रूमेंट यूज करके बीटा है, तो बीटा अगर अल्फा से बड़ा है तो इंस्ट्रूमेंट ने कुछ काम करा है, इसलिए मैग्निफिकेशन अपन यहाँ डिफाइन करते हैं बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो आंखों पे इमेज का एंगल बन रहा है, डिवाइड बाय अल्फा क्या है, बिना इंस्ट्रूमेंट के आंखों पे क्या एंगल बन रहा था। तो यहाँ डेफिनेशन समझ में आ रही है कैसे डिफाइन करा जा रहा है मैग्निफिकेशन को। ये थोड़ा सा अलग तरह से मैग्निफिकेशन डिफाइन हो रहा है, ये आपने जो ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसा नहीं है, एंगल्स का रेशियो ही है, तो इसलिए उसको अच्छे से समझिए। चलिए, तो एंगल, मान लीजिए इमेज की हाइट थी h1 और इमेज आंखों से d डैश पे बन रही है, आंखों से सपोज d डैश डिस्टेंस से बन रही है, तो इमेज की एंगल बोल देंगे h1/d, आर्क बाय रेडियस करके अपन ये बोल सकते हैं। और इसके ऑब्जेक्ट का एंगल बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय d, भाई आंखों के सामने d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d, तो ऐसे अपन मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। वो जो मैं बोल रहा था कि आंखों पे रेटिना पे मैक्सिमम एंगल के लिए डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, वो ये डायग्राम आ गया। विदाउट इंस्ट्रूमेंट maximum possible angle of object on retina is possible when object is at d, जब कोई ऑब्जेक्ट जब d डिस्टेंस पे रखा हो, आंखों से d डिस्टेंस पे रखा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखा हो, तो सबसे पास में रखा है वो, सबसे पास में होने से d सबसे कम होने से ये अल्फा बड़ा आएगा, तो इस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इधर रेटिना पे इमेज भी सबसे बड़ी साइज की बन पाएगी, ज्यादा रेटिना कवर हो पाएगा, तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आती है HO/d। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप में हमने लिखा था बीटा बाय अल्फा, और इसमें जो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है HO/d, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ये डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लोग पूरा लिखते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से। ये समझ में आ रहा है अपन को, बीटा बाय अल्फा में अल्फा क्या है, भाई कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आईज है हमारी, और आई के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, बस कहाँ रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, तब जो उसका आंखों पे एंगल बन रहा है ये अल्फा, वो है नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे। ठीक है, और वो अल्फा की वैल्यू HO/d आएगी। आगे बढ़ते फिर, अब देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। देवेश कोई डाउट? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो ये देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, बस एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखो एक नीचे कॉन्वेक्स लेंस ही बनाया मैंने, फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये देखो ओ है, ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, जो रखा हुआ है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसकी वर्चुअल एनलार्ज इमेज बनती है पीछे, बस वो पीछे इमेज जो है वो हमारी तरह से है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बस इतनी सी चीज होती है, एक सिंपल लेंस होता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा वो मूवीज में दिखाते हैं, डिटेक्टिव लोग एक ग्लास से देखते हैं, तो वो जो ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, बस वही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। आ रहा है समझ में? जिससे मेरे पास है भी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है कैमरे में, देखो बोर्ड पे देखो, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे काम करता है सिंपल माइक्रोस्कोप, इट जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, बस एक कॉन्वेक्स लेंस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। क्या करते हैं, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है तो उसकी उधर एनलार्ज इमेज दिखती है, जैसे अभी मैं मेरे फिंगर रखूं तो देखो फिंगर की थोड़ी बड़ी इमेज बनती है, अगर आप देख पा रहे हो तो फिंगर की थोड़ी बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, चलो अब सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया अपन ने। आगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इससे उसकी एनलार्ज इमेज बनती है, वर्चुअल enlarged erect image is object obtained behind the object। ठीक है, आगे, अब इसका थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बना के यहाँ पे कुछ अपन उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाले हैं। तो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी इमेज जो बन रही है वो पीछे कहीं बन रही है, ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस को कहा यूई, ऑब्जेक्ट के लेंस से डिस्टेंस को कहा यूई, और जो इमेज बनी
उसकी लेंथ से डिस्टेंस को कहा वीई, है ना। ये यूई वी ये टर्म्स याद रखना है आपको, ये काफी जगह यूज होंगे आगे, इसलिए टर्म्स याद होना चाहिए आपको। तो ऑब्जेक्ट की आंखों से डिस्टेंस यूई और इमेज की आंखों से डिस्टेंस वीई, ठीक है। नॉर्मली जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, सब यूज करते समय आंखें बहुत पास में रखते हैं, यहाँ पे चिपका के रखते हैं ऐसे, ये हमारी आईज बहुत चिपकी हुई रहती है बिल्कुल लेंसेज से। तो जो लेंस पे इमेज का एंगल बनेगा वही आंखों पे बनता है, ऐसा मान लेंगे, है ना। ये जो इमेज है, इमेज मान लो ऐसी पूरी बड़ी बन रही थी, तो इस इमेज का लेंस पे एंगल मतलब ये एंगल हो गया, इमेज के हेड और टेल से ये एंगल बन गया, ये हो गया लेंस का आंखों इमेज का लेंस पे एंगल। तो ये वो हमारा बीटा एंगल जो अपन को अल्फा बीटा बाय अल्फा में लेना होता है, बीटा ये वो एंगल है। चलिए, वो बीटा और अल्फा को वापस से अगले डायग्राम में दिखाया मैंने यहाँ पे। ये इमेज, इसका जो लेंस पे एंगल है वो बीटा, दिस इज बीटा। ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब आंखों के सामने अकेला रखा हो, कोई लेंस वेंस नहीं हो, तो उसे डी डिस्टेंस पर रखने पर जो एंगल बनता था वो होता था अल्फा, है ना। वो अल्फा मैंने पहले ही बता दिया था आपको, वो होता था एच ओ बाई डी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी, ठीक है। अब ये एंगल जो बन रहा है वो बीटा, ये बीटा को क्या लिख सकता हो, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यूवी डिस्टेंस पे रखा है, इमेज यहाँ बन रही है, इमेज की डिस्टेंस वी है। तो जो इमेज का एंगल बीटा है, यहाँ पे अपन कुछ अजम्पशन ले रहे हैं कि आई लेंस के बहुत पास में है, तो एंगल ऑफ इमेज ऑन लेंस इज इक्वल टू एंगल ऑन आईज। तो बीटा कैन बी रिटन एज दिस हाइट ऑफ इमेज, ये जो भी हाइट है इमेज की, अपॉन बी। भाई ये tan बीटा को निकाले तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी लिख सकता है ना, tan बीटा लिखे तो, और हम ये मान के चल रहे कि सारी चीजें छोटी छोटी है, तो tan बीटा विल बी नियरली इक्वल टू बीटा। तो जो बीटा एंगल होना चाहिए वो जगह हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी। बस आप ध्यान से देखिए, तो ये जो हाइट और इमेज का एंगल आ रहा है ये बीटा, वही एंगल तो यहाँ भी है, तो उसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूवी भी तो लिख सकता हूँ। एंगल कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूवी, राइट। जो इमेज का लेंस पे एंगल है बीटा, वही ऑब्जेक्ट भी लेंस पे बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है एचओ और उसे यूवी डिस्टेंस पे रखा है, तो बीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज एचओ बाई यूवी, तो ये बीटा एंगल आ गया। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो बना लेते हैं, तो वो होता था बीटा बाय अल्फा, बीटा को लिखा एचओ बाई यूवी, अल्फा था एचओ बाई डी, देखो अल्फा लिखा था मैंने एचओ बाई डी, एचओ एचओ कैंसल तो डी बाई यूवी। ये आ गई सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज डी बाई यूवी। आ रहा समझ में? एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यूई। यूई क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखा है लेंस से, वो यूई है, और डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। चलिए, तो मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यूई आती है। इसको अपन दो एक्सट्रीम केसेस में लोग पूछते हैं तो याद रखेंगे। केस वन, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बने, मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे आ जाए, मतलब वीई, जो पीछे वाले डायग्राम, पीछे वाली स्लाइड पे अगर आप देखें, तो ये इमेज की लेंस से डिस्टेंस को मैंने वी कहा था, तो ये अगर इन्फिनिटी हो जाए, मतलब फाइनल इमेज बहुत दूर बने आंखों से, इमेज एट इन्फिनिटी, तो वी इन्फिनिटी हो जाएगा। वी इन्फिनिटी रखने के लिए यूवी को एफ ही रखना पड़ेगा। भाई कोई लेंस इन्फिनिटी पे इमेज कब बनाता है, जब ये ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे रखा हो, सही बात है ना। ये ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो यहाँ, तो इमेज इन्फिनिटी बन जाएगी। तो उस केस के लिए हमको यूवी को एफ ही लेना पड़ेगा। तो यू इक्वल टू एफ वाला केस, इसे कहते हैं रिलैक्स्ड कंडीशन, क्योंकि इसमें इमेज इन्फिनिटी पे है, तो आंखें रिलैक्स होती है, आराम से आंखें देख पाती है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल विजन केस भी बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल विजन केस समझ में आ रहा है। इस केस में इमेज इन्फिनिटी पे होती है, तो वी को, तो इस केस में यूवी को अगर एफी लिख दूं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपली डी बाई एफी हो जाएगा। लेंस की फोकल लेंथ और डी का रेशो आपको मैग्निफिकेशन दे देगा। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस अगर 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या प्रोड्यूस हो सकता है नॉर्मल विजन में, तो 5 सेंटीमीटर और डी होता है 25, तो 5 आ जाएगा आंसर, रेशो 5 आएगा। अरे समझ में ये, डी बाय एफ ई, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डी बाय एफ ई, किस केस में, नॉर्मल विजन के केस में। नॉर्मल विजन क्या होता है, जब आंखें रिलैक्स होती है, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। चलिए नेक्स्ट,
केस 2, इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने, इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने, मतलब कि फाइनल इमेज जो बन रही है वो डी डिस्टेंस पे बन रही है, डी डिस्टेंस पे, वी को डी डाल दिया, वी को अगर हम डी पुट कर देते हैं, अगर मैं वी को डी पुट करता हूं तो यूई की वैल्यू सॉल्व करके ही आती है, लेंथ फॉर्मूले से अगर हम वी को डी डाल दे तो यूई सॉल्व होके ही आ जाता है, और फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें आके मोस्ट स्ट्रेन कंडीशन में होती है, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो मैग्निफिकेशन ये आ जाता है हमारे पास 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है, 1 प्लस डी बाई एफ, इस केस का मैग्निफिकेशन आया था हमारे पास 1 प्लस डी बाई एफ। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हमने पढ़ी, नॉर्मल व्यू कंडीशन में आती है डी बाई एफ, डी बाई एफ, और 1 प्लस डी बाई एफ एक ज्यादा आती है, एक अमाउंट से बढ़ जाती है, तब जब वन स्ट्रेन कंडीशन में आई रखे, ठीक है। तो आंखें क्योंकि इसमें स्ट्रेन्ड हो जाती है इसलिए अपन इस चीज को प्रिफर नहीं करते, नॉर्मली हर कोई नॉर्मल विजन को ही प्रिफर करता है जिसमें इमेज इंफिनिटी पे बने, ठीक। फिर एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, जस्ट याद कर लेना, कोई मेंस में पूछता नहीं है ऐसा, आप देख लीजिएगा, बाकी अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो अभी तक की सारी चीजें क्लियर, सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर सबको? यस, ठीक है। आर यू कंफर्टेबल ऑन स्लाइड? स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है आपको स्लाइड से? अच्छा, तो देखते हैं अपन, स्लाइड से कोई दिक्कत तो नहीं? यस, चलिए, वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत ही आसान चीज है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो पड़ा है उसे एक लेंस के आगे लगा दो, खत्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाता है। ये रहा डायग्राम, ठीक है। एक लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और टू टाइम ऑफ फोकस, इन दो पॉइंट्स रख दो। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ आना चाहिए? फोकस और टू एफओ के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी एक इनलार्ज इमेज बनेगी। यू मस्ट बी नोइंग, लेंस के एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखो तो उधर टू एफ के बियॉन्ड इनलार्ज इमेज बनती है ना, जैसे यहाँ पे देखो रे डायग्राम से इमेज बनाई भी हमने, तो एक इनलार्ज इमेज बनती है यहाँ पे, just a second। ओके, अब साउंड आ रहा है क्या मेरा? थोड़ा सा माइक में भी दिक्कत आ गई है, दूसरा माइक लगाया मैंने, तो इस साउंड क्लियर? आप लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से क्या? यस, ओके, थैंक यू। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं अपन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया जिसने ऑब्जेक्ट की एक रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इमेज बना दी। इसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है, फोकस और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी 2f की बियॉन्ड एनलार्ज इमेज बनती है। तो यहाँ एक एनलार्ज इमेज बन गई, और उस एनलार्ज इमेज को है ना एक आईपीस, जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उससे देख लो, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, इसकी फोकल लेंथ अगर Fe है तो यहाँ पर Fe वाला पॉइंट है, तो ये ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस UE वो Fe से कम है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है बस। तो इधर ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर दिया, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी एनलार्जमेंट बन गई, और फिर उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा और मैग्नीफाई करा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है यहाँ पे। तो इस तरह से रे डायग्राम वगैरह भी देख सकते हैं अपन, तो एक लार्ज वर्चुअल इमेज बन जाती है हमारे पास फाइनली, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अब डिस्टेंस से देखो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से कहा रखा है उसको यूओ बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ने इमेज का बनाई उसको वीओ बोलते हैं, ठीक है। फिर आईपीस की जो डिस्टेंस आती थी उसको अपन ने यूवी कहा था, और वीई फाइनल इमेज आईपीस से कहा बन गई उसको वीई कहा। तो इन सब के टर्म्स में अपन अब फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको यहाँ पे जल्दी से, इन सब चीजें अपन देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा, ये अपना मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता था निकालने के लिए। बीटा होता था फाइनल इमेज का आपको एंगल, फाइनल इमेज यहाँ बनती है उसका आपको एंगल, डिवाइड बाय अल्फा। अभी फाइनल इमेज का जो एंगल है वो वही है जो ये ए डैश बी डैश का यहाँ एंगल है। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इसकी हाइट अपॉन ये डिस्टेंस यूई, तो ए डैश बी डैश अपॉन यूई, और अल्फा होता था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी। बस इसको सॉल्व करो थोड़ा सा आगे,
तो ये a dash b dash इस ऑब्जेक्ट की हाइट को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है। यस यस विशाल लूंगा मैं, ठीक है। इस इमेज की हाइट को इस ऑब्जेक्ट के हाइट के टर्म में लिखा जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मुझे पता है तो ये इमेज की हाइट अपन निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो होता था v बाय u, तो v बाय u आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैंने उसको v बाय u करके पुट कर दिया। a dash b dash फिलहाल तो इसको थोड़ा अरेंज करा, फिर नेक्स्ट स्टेप में a dash b dash अपॉन ho इसको v बाय u लिख दिया। तो मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला ये आ जाता है v बाय u into d बाय u। ये आपको याद होना चाहिए, फाइनल फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। मैग्निफिकेशन फाइनली आता है VO बाई UO इंटू डू बाई V। VO और UO क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो थी UO, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जहां इमेज बनाई वो डिस्टेंस VO। दिस इज क्लियर। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है हमारे पास UO, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज जहां बनी उसकी डिस्टेंस है VO। तो VO अपॉन UO ये रेशो अगर ले लिया अपन इनटू D बाय UE, D बाय UE वही है सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, थोड़ी देर पहले भी लिखी थी अपन ने, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। तो इनका प्रोडक्ट करके हमको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। दिस इज क्लियर। ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ गई। इसको भी फिर दो केसेस में निकाल सकते हैं अपन, नॉर्मल व्यू कंडीशन। नॉर्मल व्यू कंडीशन में UE इक्वल टू FE हो जाएगा, जैसा अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में करा था। माइक्रोस्कोप अगर इंफिनिटी पे इमेज बनाए, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, तो इससे कहते हैं नॉर्मल व्यू कंडीशन। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस पे, तो UE को FE रखना पड़ता है। UE को FE डाल दो तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाती है माइनस VO बाई O इंटू D बाई FE। ठीक है, ये यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर है। तो नॉर्मल व्यू कंडीशन की मैग्नीफाइंग पावर क्लियर। तो इसके बाद फिर दूसरा केस, ये लेंथ ऑफ ट्यूब वगैरह अपन देखेंगे। दूसरा केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज को डी पर बनवाए, जिससे आई मोस्ट स्ट्रेन में रहती है। जब आपके के एकदम पास में ऑब्जेक्ट होता है तो थोड़ा स्ट्रेन में रहती है। उस केस में यूई सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था अपन ने कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, वो डिस्टेंस उठा के रख दो बस, यूई की वैल्यू तो मैग्नीफाइंग पावर ही आ गई। तो अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो प्लीज अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों में एक चीज तो कॉमन है, कॉन्वेक्स लेंस। दोनों में ही एक हमारे पास जो आईज के पास में लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसके बहुत क्लोज हमारी आईज होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में बस ये एक ही लेंस होता है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखो, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसके फोकस की डिस्टेंस को FE बोला, यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो उसकी एनलार्ज इमेज बन जाती है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखते हम यहाँ पर, हम एक और लेंस रखते हैं जिसके फोकस और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट हो, लेंस और 2f के बीच में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है जिससे उसकी एक एनलार्ज, अभी मैं फिलहाल इन्वर्टेड रख देता हूँ ताकि वहां सीधी इमेज बन जाए। तो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट रख दिया ताकि वहां पे सीधी इमेज बन जाए, ठीक है। इसकी वहां पर एक डायरेक्ट इमेज बन जाती है जो टाइटल बनाया आपसे मैंने, है ना। और f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, उधर 2f की बियॉन्ड बड़ी इमेज बन जाती है। तो यहाँ इमेज बनते हैं हमारे पास 2f के बियॉन्ड, ये डिस्टेंस को कह दिया आपने व्यू, ये डिस्टेंस हमारे पास व्यू। और जो इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने उसकी इस आईपीस जो आंखों के पास में लेंस होता है आईपीस, दूसरा डिस्टेंस वी। तो ये तीन चीज पता होनी चाहिए हमको, तो मैग्नीफाइंग पावर हम इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें तीन चीज निकालना पड़ती है, डीओ, यूओ और एफई। डी तो आप जानते हैं कितना होता है। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है कि कब, जब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे यूई रहेगा। अब जिस जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से अपन यूई की वैल्यू डाल देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें नॉर्मल व्यू कंडीशन कहते हैं, बोलो नॉर्मल व्यू कंडीशन। तो नॉर्मल व्यू कंडीशन में क्या करना पड़ता है, u इक्वल टू एफ डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है, u अगर एफ के बराबर होगा, इस लेंस की फोकल लेंथ पर ऑब्जेक्ट होगा,
तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, आज रिलैक्स कंडीशन होती है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इसमें अलग अलग केस जो क्वेश्चन में दिया उसका आपसे अपन पुट कर देंगे वैल्यूज। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला याद रहेगा? राइट, वेरी गुड। चलिए, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा अपन ने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये फॉर्मूला याद रखो, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। आईपीस और ऑब्जेक्टिव, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, इनके बीच में, ये आईपीस जो आंखों के पास में होता है लेंस, उसे हम आईपीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कई बार क्वेश्चन में दे दी जाती है, कई बार क्वेश्चन में हमें दे दी जाती है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो बेसिकली होती है वीओ प्लस यूवी, है ना। हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बनाई थी वो वीओ डिस्टेंस से बनाई थी, और वहां से इस आईपीस की बीच की डिस्टेंस यूवी। तो इन दोनों का सम, यही तो हमारी लेंथ होना चाहिए, है ना। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज जस्ट वीओ प्लस यूवी। और क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है हमको वीओ प्लस यूवी, वीओ प्लस यूवी ये दे दिया जाता है, तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं अपन, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, focal length of objective, focal length of objective, it is given as suppose 5 centimeter. Focal length of eyepiece, suppose वो आपको मैंने दे दी, इसको थोड़ा कम ले लो, तो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ मैंने आपको दी। देन लेंथ ऑफ ट्यूब, जो लेंथ ट्यूब की है इन दोनों के बीच की, वो डिस्टेंस मैंने आपको दे दी, सपोज कितनी दे देता हूँ, 20 centimeter. 20 centimeter. 20 centimeter is the distance between the two lenses. अब आपसे पूछ ली मैग्नीफाइंग पावर बताओ इन नॉर्मल व्यू कंडीशन। नॉर्मल व्यू कंडीशन का मतलब होता है कि जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे। फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। करिए, फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी पर, और हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, और इस माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछ ली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछ ली। अटेम्प्ट करिए इसे एक बार आप। चलिए, आंसर भी आ रहा है मेरे पास। ओके, अटेम्प्ट करिए, सब कुछ सामने लिखा आपके पास। ठीक है ध्रुव, चलो अब मैं भी सॉल्व करता हूँ। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की दे दी है, फोकल लेंथ आईपीस की दे दी है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे दिया आपको, मैग्निफिकेशन पूछा है इन नॉर्मल व्यू कंडीशन, मतलब कि फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे। अगर ये फाइनल इमेज, ये जो इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने, उसकी आईपीस इमेज बनाता है, और आईपीस को इंफिनिटी पे इमेज बनाना है, तो ये आईपीस के फोकल पॉइंट पे होना चाहिए। दिस इमेज क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्टिव शुड बी एट फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस, है ना। तो ये यूनिट डिस्टेंस जो होती है वो ऐसे होना चाहिए।
तो यूवी को एफ डाल देंगे, यहाँ पे मैंने बताया भी था यूवी एफ हो जाता है, तो यूवी को एफ डाल देना, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वीओ बाय यूओ इनटू डी बाय एफ। और हमें एफ तो दिया है, फोकल लेंथ तो आईपीस तो दी है, पर हमें वी और यू नहीं दिया। पर वी और यू होता क्या है, ये क्या चीजें है, ये तो आईपीस, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट था उनकी डिस्टेंसेस है ना यू और वी, तो ये इसका मैग्निफिकेशन है, और इसके लेंस फॉर्मूला लगा दो मैं, तो इनका रिलेशन मिल जाएगा मुझे, बाय लेंस फॉर्मूला 1/fo, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 1/f should be 1/v माइनस 1/u, u को नेगेटिव डालेंगे साइन के साथ, तो यहां पे हो जाएगा, साइन करने से में u शुड बी नेगेटिव, v शुड बी पॉजिटिव, लाइट के पीछे जाके u आ रहा है तो नेगेटिव, तो लेंस फॉर्मूले से लिखा अपन ने। मुझे यहाँ पे vo बाय uo चाहिए, एक काम करता हूँ, इसको vo से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय vo, मल्टीप्लाई बाय vo, vo से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलेगा मुझे, vo बाय fo इक्वल टू 1 प्लस vo बाय uo, से vo बाय uo की वैल्यू मिल रही है मुझे 1 प्लस vo बाय, ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी दी है, लेंथ क्या होती है vo प्लस ui, ui को क्या लेना था fe, इस केस में ui को क्या लेते हैं अपन fe, अगर ui को fe लिया है, लेंथ 20 है, ui को fe लिया है, लेंथ 20 है, बट लेंथ होती थी हमारे पास vo प्लस ui, ये 5 सेंटीमीटर है, तो vo मिल जाएगा हमको 15 सेंटीमीटर, vo प्लस ui इनका सम की वैल्यू लेंथ होती है, और लेंथ हमको 20 दी है, और ये ui कितना लेना है हमको 5, दिस इज 5, दिस इज 20, vo शुड बी 15, vo जैसे पता चला 15, तो देखो अगर पूरी इक्वेशन में सब चीज पता है आपको, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस vo हमारे पास कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी थी हमको 2 सेंटीमीटर, d 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस जो हमारे पास लेंस थी उसकी फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रही थी 5 सेंटीमीटर, बस डाटा रख दो तो आंसर आ जाएगा। सर ये V नॉट बाय F नॉट -1 होगा ना, ये मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, नॉर्मल व्यू कंडीशन में, नॉर्मल व्यू कंडीशन में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ना, मेन फॉर्मूला तो ये होता है, इसमें vo बाय uo को कैसे निकालना है ये भी मैंने बताया यहाँ पर, और vo की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंथ की वैल्यू यूज कर सकते हैं। सर 1 माइनस VO बाय FO आएगा ना, क्लियर अच्छे से, 1 यहाँ माइनस पर फोकल लेंथ में शायद मैंने -1 करना चाहिए था मुझे, यहाँ पे माइनस साइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे vo बाय FO -1 है, 1 से जाएंगे तो vo बाय FO -1 आएगा, तो प्लीज अरेंज कर लीजिए vo बाय FO -1, 15/2 -1, अब ठीक है, ओके, अब क्लियर। तो पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्वेश्चंस को कैसे देखना है वो देखा, लेंथ ऑफ, यहाँ पे माइक्रोस्कोप एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप से अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो माइक्रोस्कोप में देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उनकी मैग्निफिकेशन निकालना मतलब d बाय f निकालना, d बाय f और 1 प्लस d बाय ये रेंज में होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो अपन ने देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो लेंस होते हैं, आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों अपना अपना मैग्निफिकेशन क्रिएट करते हैं, तो टोटल मैग्निफिकेशन ये आ जाता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और आईपीस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये फॉर्मूला बस याद हो, और ये याद हो कि लेंथ इज जस्ट सम ऑफ दिस vo प्लस v, तो इसके सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट चीज अपन को पढ़ना चाहिए टेलीस्कोप, अब टेलीस्कोप समझते हैं अपन, क्या हटा रहा हूं मैं, तो टेलीस्कोप देखते हैं, थोड़ा सा टेलीस्कोप को अपन ना बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि मैंने देखा स्लाइड में टाइम भी ज्यादा लग रहा है और उतना डायग्राम शायद क्लियरली आ नहीं रहे, तो अपन बोर्ड पे देखते हैं टेलीस्कोप, देखिए टेलीस्कोप हमारे कोर्स में हमें 3 तरह के पढ़ना है,
तीन तरह के टेलीस्कोप हमें पढ़ना है। एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन। एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, गैलीलियन। एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, गैलीलियन, तीन तरह के टेलीस्कोप पढ़ना है। तीनों ही टेलीस्कोप में शुरुआत तो कॉमन है। तीनों ही टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, हम देखना चाहते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो सबसे पहले। तो तीनों ही टेलीस्कोप में सबसे पहले लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। तीनों ही टेलीस्कोप में सबसे पहले लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर है तो कॉन्वेक्स लेंस उसकी इमेज फोकल प्लेन में बनाता है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स लेंस उसकी इमेज फोकल प्लेन में बनाता है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा इन्फिनिटी दिया जाए, ऑब्जेक्ट से लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दे देंगे। भाई इसकी फोकल लेंथ दे दी आपको, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ f4 है। तीनों केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ f4 है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है तो कॉन्वेक्स लेंस उसकी इमेज इसके फोकल प्लेन में बना देगा। क्वेश्चन में अगर आपको दूर नहीं दिया है, जो डिस्टेंस दी है उसके हिसाब से इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। लेंस फॉर्मूला लगा दो तो इमेज की डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे पैरेलल आएगी। ये पैरेलल लाइट रे मैंने भेजी, ऑब्जेक्ट से जो आ रही है पैरेलल लाइट रे दिखाई मैंने। और पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है, ये जाके फोकल प्लेन में मिलेगी। तो इसके फोकल प्लेन में हमें इमेज मिल जाएगी। तीनों ही लेंस के लिए सबसे पहला, तीनों टेलीस्कोप में पहली चीज तो कॉमन है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह अपने फोकल प्लेन में बना देते हैं। ये तीनों ही लेंस जाके क्या कर दिया, अपने फोकल प्लेन में इमेज को बना, ठीक है। ये तीनों ने फोकल प्लेन में इमेज बनाया। अब ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है तीनों ही केसेस में, इसे थोड़ा सा और इलाज करने के लिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप लगा देते हैं अपन। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दी, जिसे बोल दिया अपन ने आईपीस। ये एक्चुअली आईज के बहुत क्लोज होती है इसलिए इसको आईपीस बोल देते हैं। और ये कैसा काम करती है, जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ Fe थी, तो हमने लेंस लगाई ना आईपीस, इसकी फोकल लेंथ Fe है। तो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एडजस्ट हो जानी चाहिए इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्टिव ने। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एडजस्ट करा दो। अब क्या होगा, ये उसकी एनलार्ज इमेज बना देगी। उसके एनलार्ज इमेज बनवा दो, फिर यहाँ पे ट्रेस द रेज, यहाँ पर पीछे हमको एनलार्ज इमेज मिल जाती है। वर्चुअल इमेज मिल जाती है। तो जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था ना, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, बस फर्क ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस अब इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है तो उसके फोकल प्लेन में बनाया। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है ये इसके फोकल प्लेन में होगी। और उसकी फिर ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये जो यूई है, आईपीस से इमेज की डिस्टेंस, उसको अपन फोकस से भी कम रखते हैं जिससे उसकी एनलार्जमेंट बन जाती है। अब यहाँ सॉल्व करें, ऑब्जेक्ट का आंखों पे एंगल मान लीजिए अल्फा था और जो फाइनल इमेज का एंगल बीटा है। ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा आएगा, ये हाइट कॉमन है तो बीटा लिख सकते हैं दिस हाइट अपॉन यूई। बीटा को लिखा जा सकता है दिस हाइट अपॉन यूई। एंगल को मैंने tan थीटा के बराबर, थीटा के बराबर कर दिया, थीटा इक्वल टू tan थीटा कर दिया मैंने एंगल छोटा मान के। और ये हाइट अपॉन एफओ, हाइट अपॉन एफओ ये अल्फा हो जाएगा। तो बीटा बाय अल्फा मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारे पास h बाय ui अपॉन h बाय fo, मतलब fo बाय u। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इज fo बाय u। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इज fo बाय u। ये हमने सबसे पहला जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसका डायग्राम देखा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आ गई fo बाय u। फॉर्मूला सेम ही आ रहा है तीनों में, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला सब जगह एक जैसा आएगा। अब यहाँ इमेज इन्वर्टेड बन रही है। अर्थ पे किसी चीज को देखो और उल्टी दिखे, हमें अच्छा नहीं लगता,
तो हम उसको सीधी बनाना चाहते हैं, तो यही सब मैं करने वाला हूँ, सेम कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, पर इस इमेज को पहले सीधा करूंगा फिर उसकी इमेज बनवा दूंगा। तो जो हमारी ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई थी उसको सीधा करने के लिए एक लेंस लगाया मैंने यहाँ पे, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट लेंस, बीच वाला लेंस, और इसे ऐसा लगाया कि इसकी फोकल लेंथ अगर f हो तो उसके 2f पर ऑब्जेक्ट है, इसे लेंस के 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पर ही इमेज बना देता है। दूसरी तरफ यहाँ इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है तो उधर सीधी इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब इस सीधी इमेज का ये वाला पूरा डायग्राम यहाँ कॉपी कर दो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर दे, इसके आगे वही सिंपल माइक्रोस्कोप लगा लो, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लो जिसके पीछे हमारी आईज है, जिसे हमने बोल दिया आईपीस। इस आईपीस से इस ऑब्जेक्ट को यूवी डिस्टेंस पे एडजस्ट करो, जो एफई से कम होगी तो उसको एनलार्जमेंट बन जाएगी। जो यहाँ पे हुआ था सेम कॉपी पेस्ट यहाँ हो गया, बस अब की बात ये है कि इमेज सीधी थी, तो यहाँ इन्वर्टेड इमेज बन गई थी तो यहाँ सीधी इमेज बन जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर भी सेम आती है, मैग्नीफाइंग पावर भी सेम आती है, कितनी आती है एफओ बाई यू। एफओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यूवी क्या है, इस आईपीस लेंस से इस इमेज की डिस्टेंस, इंटरमीडिएट इमेज जो है उसके आईपीस से डिस्टेंस। आ रहा है समझ में ये? बोलो। दूसरा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ा, दोनों क्लियर? ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम हो गया, ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का डायग्राम हो गया, है ना। अगला टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या करते हैं हम, इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती है। गैलीलियन टेलीस्कोप में जो हमारी इमेज बनती थी ऑब्जेक्टिव के बाद, उस इमेज के पहले ही कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, उस इमेज के पहले यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप एक कॉन्केव लेंस यूज करता है। इस कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर जो अपन यूज करते हैं, इसे ऐसा रखना चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ जो भी है उसके से आगे इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव से, जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई थी, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई थी एफओ डिस्टेंस पर, ये इमेज कॉन्केव लेंस के फोकस से भी आगे है। कॉन्केव लेंस का फोकल पॉइंट अगर एफओ पर है तो उससे भी आगे, अगर ऐसा होता है तो उसकी ये फिर इरेक्ट और एनलार्जमेंट बना देता है, यहाँ पर इसकी इरेक्ट और एनलार्जमेंट बन जाती है। मैं लाइट अगर ट्रेस करके दिखाऊं, एक लाइट सीधी जो आ रही होगी वो सीधी जो आ रही होगी वो रिफ्लेक्ट होगी और पीछे फोकस आके दिखेगी, ठीक है। और तो यहाँ पे इस तरह से आ रही है, इसको पीछे बढ़ाओ तो कहीं पीछे ना, जब मैंने डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया, मतलब आप अगर डायग्राम बना लो खुद से तो आपको दिखेगा कि इसके फोकस के आगे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इधर लार्ज इरेक्ट इमेज बन जाती है, सीधी इमेज बन जाएगी क्योंकि इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। तो एक कॉन्वेक्स में मैं डायग्राम साइड में बना के दिखा देता हूं आपको, इसका कॉन्केव लेंस कैसे इमेज बना रहा है। इस कॉन्केव लेंस का फोकस पॉइंट है, उससे भी आगे हमने यहाँ पर इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट लिया है। तो ये जो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसी बनेगी मैं आपको अलग डायग्राम में यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए फोकस पॉइंट इसका ये था, जिस फोकल लेंथ की एफई थी, ये इसका फोकस पॉइंट था, उतने डिस्टेंस पे इस तरफ भी फोकस पॉइंट होगा, तो लाइट पेंसिल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास होती है, रिफ्रैक्ट करा के फोकस से पास कर दिया, वो जो लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो सीधी चली जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट है वो सीधी ले लो और ये फोकस से पास हो रही है, इसको पीछे बढ़ाओ तो देखो पीछे की तरफ हमें एक वर्चुअल एनलार्ज इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है बस ये यहाँ पर है, फोकस के आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो कॉन्केव लेंस इधर एनलार्ज इमेज बना देता है उसकी, बस वही यहाँ पर हो रहा है। फोकस के आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो कॉन्केव लेंस इधर वर्चुअल एनलार्ज इमेज बना देता है। फायदा क्या हुआ, लेंथ छोटी हो गई, छोटी सी लेंथ, यहाँ सब जगह अपन को ना फोकस के भी आगे दूसरी लेंस रखना पड़ती है तो लेंथ ज्यादा आती है, यहाँ लेंथ कम हो गई, कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ गया, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर फिर से डायग्राम पूरा वैसी की वैसी चीजें हो रही है, यूवी डिस्टेंस मान लो तो मैग्नीफाइंग पावर फिर से आ जाती है एफओ बाय यूवी। चलिए सभी में मैग्नीफाइंग पावर एफओ बाय यू आ जाती है। और लेंस, अगर मैं यहाँ पे लेंस की बात करूँ, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एफओ प्लस यूवी,
तो इस केस में लेंथ आती है FO प्लस यूवी, यहाँ पर लेंथ आएगी FO प्लस 4F प्लस यूवी, है ना। यूवी और ये FO तो कॉमन ही था, पहले जो डायग्राम बनाया वैसे ही, बस बीच में एक लेंथ से 4F डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो फर्क बस यहाँ पे लेंथ का हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में लेंथ का फर्क होता है, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। गैलीलियन टेलीस्कोप, इसमें लेंथ कम होती है, इसमें लेंथ लेंथ आती है FO माइनस यूवी, यहाँ यूवी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सबसे छोटा टेलीस्कोप होता है गैलीलियन, जिसमें लेंथ आती है FO माइनस यूवी। अब क्वेश्चन में अगर हमको लेंथ दे दी है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे नॉर्मल व्यू कंडीशन, सबसे बेस्ट जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सब आते हैं नॉर्मल व्यू कंडीशन। नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनाना है, तो इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी उसको फोकल लेंथ पे ले लो, तो आईपीस के फोकल लेंथ पे ले लो, आईपीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इससे इमेज इंफिनिटी बन जाएगी। तो यूवी को एफ डाल दो, सभी केसेस में यूवी को एफ डालो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एफओ बाय, सभी केस में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है नॉर्मल व्यू कंडीशन कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो, और फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे देखे, ये जो हमारा आईपीस है इसने इमेज बना दी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज बनाने के लिए if final image D को कितना मिलता है DFE upon 1 plus D by DFE upon D by ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे यूवी की वैल्यू, ये मैं कैसे लेके आया हूँ, फाइनल इमेज की डिस्टेंस दी है तो लेंथ फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया है, यूवी आ गया इससे, तो यूवी की ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला FO by यूवी याद रखो, और यूवी को FE रखना पड़ता है इन नॉर्मल व्यू कंडीशन। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे चाहिए आपको, नॉर्मल व्यू का मतलब क्या होता है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो उस केस में यूवी को FE डालना पड़ता है, मैग्निफिकेशन FO by FE आ जाता है। और अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन D पर बन रही है तो यूवी को ये पुट करना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मैग्निफिकेशन का, और यूवी को क्या पुट करना है केस के हिसाब से वो पता होना चाहिए, तो इससे क्वेश्चन हो जाए। और अब साइन की बात करें, ये सारी चीजें मैंने मैग्नीट्यूड में निकाली है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल में नेगेटिव आ जाएगा, गैलीलियन में पॉजिटिव आ जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि नॉर्मली क्वेश्चंस में इसका साइन के बारे में पूछते ही नहीं वो लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे होते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए अपने सारे फॉर्मूले सही है, और अगर आपको साइन चाहिए तो आपको याद रखो कि एस्ट्रोनॉमिकल में नेगेटिव होगा साइन और बाकी दोनों में पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे साइन के बारे में कुछ ज्यादा होता नहीं, पूछते नहीं। चलिए, तो ये तीनों तरह के अपन ने टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप सबसे आपने लिए रहा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तीनों तरह के टेलीस्कोप को अपन ने देखा। तीनों टेलीस्कोप में एक जैसे ही वर्किंग है, पहला लेंस तीनों में ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तीनों में एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा फंक्शन होता है, दो में तो हो रहा है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस वो काम कर रहा है, जो आईपीस है वो तीनों में देखा अपन ने क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है फोकल लेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम होती है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि मैग्निफिकेशन FO by FE है, तो FO इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, जो आंखों के पास में लेंस है उसकी फोकल लेंथ FE है, जो ऑब्जेक्ट के पास में लेंस है उसकी फोकल लेंथ FO है, और इनका रेशो आ रहा है हमारे पास मैग्निफिकेशन, तो FO को हमको बड़ा रखना चाहिए, FE को छोटा रखना चाहिए, तभी मैग्निफिकेशन ज्यादा आएगा। तो टेलीस्कोप में FO बड़ा होता है, FE छोटा होता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप में उल्टा होता था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव को छोटी फोकल लेंथ का लेना चाहिए और जो आईपीस है वो बड़ी फोकल लेंथ का होना चाहिए, है ना। अगर हम होना दोनों ही छोटे चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से किसी को छोटा ज्यादा रखना है तो ऑब्जेक्टिव को ज्यादा छोटा ले सकते हो। रीजन क्या है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव उसकी फोकल लेंथ के डबल से भी आगे इमेज बनाता है, 2FO के बियॉन्ड इमेज बनाता है, तो वो 2FO अगर छोटा रहेगा तो लेंथ छोटी आएगी माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप की लेंथ छोटी रखने के लिए ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ छोटी होना चाहिए। है क्लियर हो रहा है? ओके, वेरी गुड।
तो टेलीस्कोप वगैरह आपने कवर, तो अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जितनी चीजें आपको देखना चाहिए अपन सब कंप्लीट कर लिए। अब कल से परसों से आपके एग्जाम से, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और ये जो भी फॉर्मूलेज है बस याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, इस पे फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है और आंसर आता है ना। बाकी थोड़ा बेसिक भी याद होना चाहिए कि कौन कैसे काम करता है, तो थोड़ा शॉर्ट में अपन ने करा है। आप लोग अच्छे से देखिए, जो दिक्कत आए डाउट्स आए वो पूछिएगा, और फिर अपन मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ, स्लाइड में Thank you, sir. थैंक यू बच्चों।